हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज नए वीडियो के साथ नए चैप्टर के अभ्यासकार को देखेंगे और जानेंगे उसके प्रश्नोत्तर, सही विकल्प वाले स्थान, व्याख्या सभी के बारे में। तो यह पाठ एमपी बोर्ड की क्लास 10th की वासंती से लिया गया है। पाठ 6 सूखी डाली किसके द्वारा लिखा गया है? उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा यह लिखा गया है। तो इसका पहला प्रश्न है, सूखी डाली का पहला प्रश्न, अक्षय वट की डाली सूख जाने से एकांकी कार का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है अक्षय वट की डाली सूख जाने से एकांकी कार का आशय है कि परिवार के अभिभावक का प्रभुत्व समाप्त हो जाना। ऐसा होने पर परिवार का टूटना तय हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण से दादाजी ने पेड़ से किसी डाली का अलग हो जाना पसंद नहीं करते थे। उत्तर है, चूँकि दादाजी परिवार के अभिभावक हैं, वे परिवार के एक विशाल और सुखद पेड़ के रूप में देखते हैं। वे परिवार के एक एक सदस्य को पेड़ की एक एक डाली के रूप में देखते समझते हैं। इस प्रकार एक अभिभावक की इस सोच के कारण दादाजी पेड़ से किसी डाली को अलग हो जाना पसंद नहीं करते। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार का प्रतीक प्रस्तुत एकांकी में किसे बताया गया है और क्यों? उत्तर है, संयुक्त परिवार का प्रतीक एकांकी में विशाल वट वृक्ष को बताया गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सूखी डाली पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। इस एकांकी में वट वृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है कि जिस प्रकार वट वृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख शांति बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, यदि दादाजी मूलराज न होते तो परिवार टूट जाता। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? पर्याप्त कारण बताते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यदि दादा मूलराज न होते तो परिवार टूट जाता। इस कथन में हम पूरी तरह सहमत हैं। वह इसलिए कि दादा मूलराज संयुक्त परिवार के अभिभावक हैं। वे अपने संयुक्त परिवार को उसी प्रकार सुख शांति प्रदान कर रहे हैं जिस प्रकार विशाल वट वृक्ष अपने आश्रितों को आनंद और सुख प्रदान करता है। इसलिए यदि दादा मूलराज न होते तो परिवार टूट जाता। अगला प्रश्न है, कुटुंब एक महान वृक्ष है। छोटी बड़ी सभी डालियां उसकी छाया को बढ़ाती हैं। इस कथन को सोदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर है, कुटुंब एक महान वृक्ष है। छोटी बड़ी सभी डालियां उसकी छाया को
बढ़ाती हैं। उपयुक्त कथन की सत्यता है कि कुटुंब का अर्थ संयुक्त परिवार से है, तो वह सचमुच में एक महान वट वृक्ष के समान है। उसके हर एक सदस्य एक महान वट वृक्ष की डालियों के समान है, जिनसे सुख शांति का वातावरण बना रहता है। अगर ये न होते तो कुटुंब बिखर जाता और कहीं का न रह जाता। चारों ओर अशांति और दुख की लपटें उठने लगती। इस आधार पर यह कहना बिल्कुल ही सत्य है कि कुटुंब एक महान वृक्ष है। छोटी बड़ी सभी डालियां उसकी छाया हैं। अगला प्रश्न, समय की मांग के अनुसार पारिवारिक मान्यताओं को दादाजी किस प्रकार स्वीकृति देते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, समय की मांग के अनुसार परिवर्तित पारिवारिक मान्यताओं को दादाजी विशाल वट वृक्ष के रूप में स्वीकृति देते हैं। इस स्वीकृति के द्वारा वे परिवर्तित पारिवारिक मान्यताओं को महत्व देते हैं और इस पर दृढ़ भी रहते हैं। इसलिए वे दृढ़तापूर्वक समझाते हुए इंदु से कहते भी हैं, बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियां ही में पेड़ है और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहो। बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। अगला प्रश्न अनुशीलन से, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। संधि कीजिए। स्वेच्छा स्वेच्छा, जगदीश जगदीश, ज्ञानार्जन ज्ञानार्जन, सरेंद्र सुरेंद्र, परमात्मा परमात्मा। देशज विदेशी आगत शब्द, देशज आगत शब्द छांटिए इनमें से। तो देशज शब्द हैं गवार, आसुर, कुटुंब, गुसलखाना, झाड़न। आगत शब्द हैं मोड़े, गुसलखाना, खलल, मारो मार। अगला प्रश्न है, मुहावरों लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, दो घड़ी न टिकना। मुगल सेना राणा प्रताप के सामने 2 घड़ी न टिक सकी। जली कटी बातें करना। दुष्ट तो जली कटी बातें ही करते हैं। गज भर की जबान। शेखीबाजों की गज भर की जबान होती है। लुटपुट होना। जोकर की बातें सुनकर सब लुटपुट हो गए। अपना सा मुँह लेकर रह जाना। सबके सामने भेद खुलने पर वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। अगला विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो विराम चिन्ह देखते हैं किस विराम चिन्ह को कहाँ लगाते हैं। तो ये किसी के द्वारा कहा गया वाक्य, इसलिए इसको उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें ईश्वर की अपार कृपा से हमारे घर सुशिक्षित बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे परेशान कर देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम जाओ बेटा। विस्मयादिबोधक। किसी प्रकार की चिंता को मन में स्थान ना दो। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए।
बड़ी भाभी बुद्धिमान है। तो शुद्ध वाक्य है बड़ी भाभी बुद्धिमती है। बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती। मेरी केवल मात्र आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़ें। शुद्ध वाक्य है मेरी मात्र आकांक्षा। केवल नहीं लिखा जाएगा, केवल भी मात्र होता है, मात्र भी केवल होता है। मेरी मात्र आकांक्षा है कि सब डालियां साथ साथ बढ़ें। इस बात में तनिक थोड़ी सी चिंता ना करो। अब देखो, तनिक भी दे दिया, थोड़ी सी भी दे दिया, तो किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इस बात में थोड़ी भी चिंता ना करो। योग्यता विस्तार से प्रश्न पहला है संयुक्त परिवार में ही सुख शांति संभव है। विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। ये क्लास में की जाने वाली क्रियाएं हैं, तो इनको आप कक्षा में देखिए। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि कोई शिकायत भी हो तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए। दादाजी ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर है यदि कोई शिकायत भी हो तो उसे वहीं मिटा देना चाहिए। दादाजी ने ऐसा इसलिए कहा कि हल्की सी खरोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगा दी जाए बढ़कर बड़ा घाव बन जाती है और वहीं घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ ठीक नहीं होता। अगला प्रश्न है महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती। अपने इस कथन की पुष्टि दादाजी ने क्या कहा? पुष्टि में दादाजी ने क्या कहा? उत्तर है महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती। अपने इस कथन की पुष्टि में दादाजी ने कहा महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। वृक्ष आकाश को छूने पर भी अपने महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक वृक्ष अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले और जिसके फूलों का भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पलक भर दे। अगला प्रश्न है बेला का मन घर में क्यों नहीं लगता था? दादाजी के पूछने पर परेश ने क्या कहा? उत्तर है बेला का मन घर में नहीं लगता था। दादाजी के पूछने पर परेश ने कहा उसे कोई भी पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मंझली ताई, बड़ी भाभी, मंझली भाभी, इंदू, रजवा सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि तू उसके हाथ बिक गया है, तू उसे कुछ नहीं समझता। और इधर वह उन सब से दुखी है। कहती है सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, सब मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है सूखी डाली क्या है? नाटक एकांकी। उत्तर है एकांकी। अभिभावक किसके समान है? वट वृक्ष के समान। बड़ा घाव नासूर बन जाता है। शीतल सुखद छाया हमारे मन के सारे ताप को हर लेती है। डालियों के टूटने पर वृक्ष नंगा रह जाता है।
अगला है उपेन्द्रनाथ अस्क जी का जन्म कब हुआ था? 1910 में। परिवार के अभिभावक का प्रतीक है वट वृक्ष। दादाजी की आयु 72 वर्ष थी। अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती है बेला। कोई बड़ा होता है योग्यता से। सही जोड़ी मिलाइए। नैषधि चरित चर्चा पहले साखी किसकी है? कबीरदास की। नैषधि चरित चर्चा महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोहावली तुलसीदास। प्रिय प्रवास हरिऔध। क्या निराश हुआ जाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न सत्य असत्य वाक्य है। पहला है सूखी डाली एक नाटक है। असत्य, ये तो एकांकी है। दादाजी हमेशा हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। सत्य। दादाजी पुराने नौकरों के हक में नहीं हैं। असत्य। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं। सत्य। बेला को लगता है कि वह जैसे अपरिचितों में आ गई हो। सत्य। सही विकल्प चुनिए। सूखी डाली में किस समाज का चित्रण है? मध्यम वर्गीय। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। किसने कहा था? बड़ी बहू ने। अगला है हमारे बुजुर्ग तो जंगल में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? यह कथन किसका है? मंझली बहू का। हमारा यह परिवार बरगद के महान पेड़ की भांति है। किसने कहा था? दादाजी ने। आज़ादी चाहती है कौन? छोटी बहू होगा बेला। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है बेला का मन लगाने के लिए दादाजी ने क्या कहा? उत्तर है बेला का मन लगाने के लिए दादाजी ने कहा हमें उसका मन लगाना चाहिए। वह एक बड़े घर से आई है, अपने पिता की इकलौती बेटी है, कभी नाते रिश्ते में रही नहीं। इस भीड़ भाड़ से वह घबराती होगी, इतने कोलाहल से वह ऊब जाती होगी। हम सब मिलकर इस घर में उसका मन लगाएंगे। अगला प्रश्न है हुक्के के लंबे कश किस बात के साक्षी हैं? उत्तर है हुक्के के लंबे कश इस बात के साक्षी हैं कि दादाजी हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं। अगला प्रश्न है दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों हैं? उत्तर है दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं यह इसलिए कि दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय। अगला है घृणा दूर करने के लिए दादाजी ने क्या सुझाव दिए? उत्तर है घृणा दूर करने के लिए दादाजी ने इस प्रकार सुझाव दिए बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर बेटा घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। बहू तभी पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी, लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। लेखक का परिचय है उपेन्द्रनाथ अस्क जी का जीवन परिचय। कथाकार और नाटककार एकांकीकार के रूप में उपेन्द्रनाथ अस्क अत्यधिक लोक चर्चित हैं। उनका जन्म 14 दिसंबर 1910 में जालंधर में हुआ था। आपने नाटक एकांकी के अतिरिक्त गद्य की अन्य विधाओं, संस्मरण और आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। श्री उपेन्द्रनाथ अस्क जी का
मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र में भी योगदान रहा है। इसके लिए आपने अपने नाटकों में मध्यम वर्गीय चेतना और मनोवृत्ति को प्रमुख स्थान दिया है। इसका मुख्य कारण है कि रचनाकार का मध्यम वर्गीय होना। आपने अपने सच्चे जीवनाधारों पर जीवंत समाज के संघर्ष और उलझनों से ग्रस्त पात्रों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं के विभिन्न स्वरूपों को सामने लाने का प्रयास किया है। रचनाएं हैं देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है, सूखी डाली, अधिकार की रक्षा, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, जोंक, 25 श्रेष्ठ एकांकी आदि आपकी सुप्रसिद्ध एकांकी संग्रह है। भाषा शैली। उपेंद्रनाथ अस्क जी की भाषा शैली हिंदी उर्दू की शब्दावली से परिपुष्ट प्रचलित है। उसमें आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश हुआ है। इस प्रकार की भाषा से तैयार हुए वाक्य गठन छोटे छोटे होते तो हैं, लेकिन अर्थपूर्ण हैं। पात्रानुकूल भाषा की सफल व्यवस्था आपकी रचनाओं की एक खास विशेषता है। एक उदाहरण देखिए। आप कभी भी घर के अंदर आए भी आपके लिए तो जैसे घर के अंदर आना पाप करने के बराबर है। खाना इसी कमरे में खाओ, टेलीफोन सिरहाने रखकर इसी कमरे में सो, सारा दिन मिलने वालों का तांता लगा रहे, ना हो तो कुछ लिखते रहो, लिखो ना तो पढ़ते रहो, पढ़ो ना तो सोचते रहो। आखिर हमें कुछ कहना हो तो किस समय कहें। आपकी शैली की विविधता सर्वत्र दिखाई देती है। इस आधार पर आपकी शैली प्रसंगानुसार अलग अलग रूपों में प्रयुक्त हुई है। नाटकीयता और रोचकता आपकी शैलीगत प्रमुख विशेषताएं हैं। भावात्मकता, सरसता, प्रभावमयता, बोधगम्यता, हृदय स्पर्शिता आदि आपकी शैली की चुनी हुई विशेषताएं हैं। साहित्य में स्थान। श्री उपेंद्रनाथ अस्क जी का साहित्य में महत्व बहुत अधिक है। एकांकीकार के रूप में तो आप सिद्धहस्त हैं, रचनाकार के रूप में लोकप्रिय हैं और इसी प्रकार आप नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित, रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपकी अपने एकांकियों की तरह अपने नाटकों का कवच मध्यम वर्गीय समाज की कमजोरियां रही हैं। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय सीमाएं और जर्जर परंपराएं भी रही हैं, जिन्हें आपने एक एक करके सामने रखा है। निस्संदेह आपका हिंदी नाटककारों और एकांकीकारों में लब्ध प्रतिष्ठित स्थान है। एकांकी का सार तो एकांकी आपने पढ़ी होगी। आगे हम इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखते हैं गद्यांशों की। पहला गद्यांश है, यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए। हल्की सी खरोच भी यदि उसे तत्काल दवाई न लगाए तो वह बढ़कर बड़ा घाव बन जाती है और वही घाव नासूर हो जाता है। फिर लाख मरहम लगाओ, ठीक नहीं होता। शब्दार्थ दिए हैं, अर्थ प्रसंग संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य में संकलित श्री उपेंद्रनाथ अस्क लिखित एकांकी सूखी डाली से है। प्रसंग है, इस गद्यांश में एकांकीकार ने सर्व प्रमुख पात्र दादा के कथन को प्रस्तुत किया है। दादा ने करमचंद को समझाते हुए कहा। व्याख्या है कि उन्हें अब तक किसी ने यह नहीं बतलाया कि परेश को
नहीं, अपितु छोटी बहू को ही कष्ट है। फिर भी अब ध्यान देना आवश्यक है कि शिकायत चाहे किसी प्रकार की हो, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर इस ओर ध्यान न दिया गया तो फल दुखद होगा। हम सभी यह जानते हैं कि छोटी सी और मामूली सी खरोंच का इलाज न किया जाए तो वह बढ़कर पुराने घाव का रूप ले लेती है। उस समय उसका इलाज चाहे कितना भी क्यों न किया जाए, वह जल्दी ठीक नहीं होता। विशेष किसी प्रकार की कमी तो शुरू में दूर करने का सुझाव किया गया है। वाक्य गठन सरल शैली में है। प्रश्न है, कोई शिकायत उसी समय क्यों मिटा देनी चाहिए? उत्तर है, कोई शिकायत उसी समय मिटा देनी चाहिए इसलिए वह और बड़ा ना हो जाए जिसे दूर करना मुश्किल हो जाए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि किसी प्रकार की शिकायत को बढ़ने नहीं देना चाहिए, शुरू में ही उसे दबा देना चाहिए। अन्यथा वह काबू से बाहर हो जाएगी। अगला गद्यांश है, महानता भी बेटा। ये पढ़ लीजिए, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांश एकांकीकार ने करमचंद के प्रति दादा के कथन को व्यक्त किया है। दादा ने करमचंद को समझाते हुए कहा है। व्याख्या है, बेटा, करमचंद, अपने बड़प्पन को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। इसे अपने सद्व्यवहार से ही दूसरों पर रखा जा सकता है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि कोई बड़ा पेड़ आकाश में को छूने भले ही ले, लेकिन वह अपनी इस महानता को और बड़प्पन का एहसास हमें तब तक नहीं करा सकता जब तक अपनी डालियों और पत्तों की शीतल, सुखद, रोचक, मोहक छाया से हमारे तन मन के ताप को दूर न कर दे, अपने सुगंध भरी फूलों की छुअन से हमें आनंदित न कर दे। विशेष भाषा शैली सजीव है। यह गद्यांश उपदेशात्मक है। प्रश्न है, महानता प्रभावशाली कब होती है? उत्तर, महानता प्रभावशाली सद्व्यवहार से प्रभावशाली होती है। प्रश्न है, विशाल पेड़ की उपयोगिता कब होती है? उत्तर है, विशाल पेड़ की उपयोगिता तब होती है जब वह अपनी शीतल छाया से अपने आश्रित के ताप को दूर कर दे, अपने को सुगंधित फूलों से प्राणों को पुलकित कर दे। गद्यांश का भाव लिखिए। उत्तर है, गद्यांश में महानता और सद्व्यवहार के द्वारा अनुभव कराने की सीख न केवल ज्ञानवर्धक है अपितु प्रेरक भी है। इसे विशाल वृक्ष की उपयोगिता के स्वरूप के माध्यम से समझाया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश का भाव जीवन की सार्थकता, उपयोगिता को सामने लाने का ही मुख्य रूप है। अगला गद्यांश है, अब तुम जाओ और देखो। ये पढ़ लीजिए गद्यांश। इसकी शब्दार्थ है, संदर्भ पहले अनुसार है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में एकांकीकार ने इंदु प्रति दादा के कथन को व्यक्त किया है। दादा ने इंदु को समझाते हुए कहा है कि व्याख्या है, अब इस समय तुम यहाँ चले जाओ। इसके साथ ही अब वह यह भी ध्यान रखना कि मुझे अब फिर किसी प्रकार की शिकायत करने की जरूरत ना पड़े। यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा परिवार एक विशाल पेड़ की तरह बूढ़े फूले और फले, उसके डाल डाल पर घने पत्ते हों, कि वे सुखद आनंददायक हवा
के द्वारा पूरे परिवार को स्पर्श करता रहे। इसका एक एक सदस्य एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ा हो रहे। इसके विपरीत एक एक सदस्य अलग मत रखना और अलग रहने की बात सोचकर मैं कांप उठता हूँ। विशेष संयुक्त परिवार की तुलना एक विशाल और सुखद पेड़ से की गई है। दूसरा है, यह गद्यांश उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक है। प्रश्न है, दादाजी की शिकायत क्या थी? दादाजी की शिकायत थी कि पूरा परिवार बिखरने न पाए। परिवार के एक एक सदस्य का परस्पर यथोचित प्यार सम्मान बना रहना चाहिए। किसी का उपहास करना ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का अभिप्राय लिखिए। उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश में संयुक्त परिवार का महत्वाकांक्षा रखने का प्रयास सार्थक है। परिवार को एक विशाल सुखद पेड़ के रूप में चित्रित किया गया है। उसकी उपयोगिता को प्रेरक रूप में स्पष्ट किया गया है। इन सब विशेषताओं से यह गद्यांश अभिप्रायपूर्ण होकर महत्वपूर्ण बन गया है। तो ये हमने इस सूखी डाली पाठ के सारे प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित गद्यांश देखे। इस पाठ को पढ़कर बड़ा ही आनंद आया। बड़े ही आनंद के साथ हमने इस पाठ के संपूर्ण अभ्यास कार्य को किया और इस अभ्यास कार्य से और इस पाठ को पढ़ने से हमें शिक्षा मिली कि संयुक्त परिवार में सबके भावों का ध्यान रखा जाता है, तभी वह एक वट वृक्ष की समान खड़ा रहता है। तो इसके प्रश्न उत्तर को याद करिए, देखिए। धन्यवाद।